वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो बीम सब्जेक्ट के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेमीकंडक्टर्स का, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं पीएन डायोड्स, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, इंसुलेटर एक्सेट्रा, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो आपके लिए आईएमपी है। और हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपके जो पेपर है बीम का, उसमें ये वाला टॉपिक रेक्टिफायर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी जो आता है और 2019 के पेपर में भी आया हुआ है। तो आप इसे देखिए, समझिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर या दृष्टकारी किसे कहते हैं, तो हम देख सकते हैं रेक्टिफायर या दृष्टकारी होता है वो क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। मतलब एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा मतलब डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। और क्या होता है, इसमें पीएन जंक्शन का यूज़ होता है, क्योंकि पीएन जंक्शन में क्या होता है, करंट का कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसे रेक्टिफायर का गुण होता है। मतलब पीएन जंक्शन में क्या होता है कि उसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण उस पर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इसलिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। अब रेक्टिफायर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी, उसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसे भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसको हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक होता है सेंटर टैप्ड और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये क्लासिफिकेशन होता है रेक्टिफायर का। एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। फुल वेव भी दो टाइप से डिवाइड है, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसको हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, ये देखते हैं हमारे पास है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले कि इसका एक तो प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऐसा है कि रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में वोल्टेज डिफरेंस या लोड में वोल्टेज के कारण हमें क्या प्राप्त होती है, डीसी। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल होता है, नॉर्मल प्रिंसिपल है जो पीएन वाइजिंग के कारण आता है। पीएन वाइजिंग हमने पढ़ा है, दो तरीके की वाइजिंग है, फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग। तो उन्हीं का यूज़ करके आज हम इसके आगे ये रेक्टिफायर्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सिंपली सबसे पहले तो क्या है, इसमें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी में टर्न्स कम है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब कि एसी से जितना वोल्टेज दिया जाएगा उसका वोल्टेज कम होकर हमको सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा ना। प्राइमरी कॉइल में जितना वोल्टेज दिया जाएगा उससे कम होकर सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, एक पीएन डायोड यूज़ कर रहे हैं डी। ठीक है, पीएन डायोड यूज़ कर रहे हैं, एक आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, हम दो तरीके की वाइजिंग समझते हैं, फॉरवर्ड वाइजिंग, ठीक है, और रिवर्स वाइजिंग। ये नोट पे नहीं लिखा है, नोट्स पे नहीं लिखा है, तो इसको लिख लें। तो फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। और रिवर्स वाइजिंग के लिए जो रेजिस्टेंस का फैक्टर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो ये आप नोट्स में लिख लें, जो काम आएगा। इसी कारण से यहाँ पे करंट फ्लो हो जाती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती रिवर्स में। तो लोड फैक्टर में हमें क्या प्राप्त होता है, जो हमारा आउटपुट होता है
डीसी के फॉर्म में वो यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कैसी है, यहाँ एसी सोर्स से हम करंट को सप्लाई करते हैं। तो आपने देखा है एसी क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में रहती है, साइन वेव के फॉर्म में चलती है। तो हम मान लेते हैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आया और यहाँ पे नेगेटिव, है ना, पहले P1 पे पॉजिटिव, P2 पे नेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या होता है, इंडक्शन, प्रेरण। जैसे यहाँ पे इंडक्शन होगा तो ये अपने क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। सॉरी, ऐसा नहीं करते हैं, पहले हम करते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो ये इंडक्शन के कारण क्या होता है, अपना साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हमें पता है कि जब P सिरे को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये कौन सी वाइजिंग हो जाती है, फॉरवर्ड वाइजिंग हो जाती है। जब बैटरी के P सिरे को या कोई भी P टर्मिनल को, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल को P से जोड़ते हैं तो कौन सी वाइजिंग होगी, फॉरवर्ड वाइजिंग। तो हमको मालूम है जो करंट है वो कहाँ से बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट कहाँ से बहना स्टार्ट करेगी, यहाँ से यहाँ आएगी और RL में आकर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा आउटपुट करंट DC मिल जाएगी, जो किसके माध्यम से मिलेगी, डायोड, है ना, डायोड से। और डायोड जब फॉरवर्ड वाइजिंग में होगा तभी करंट सप्लाई करता है, अदरवाइज रिवर्स वाइजिंग नहीं करता है। तब हम इसका ग्राफ बना लेंगे फिर से कि जब हम AC करंट का क्या करते हैं, पोलैरिटी डिसाइड करते हैं या करंट सप्लाई करते हैं, तो P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव। तो इंडक्शन के कारण क्या होते हैं, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव बन जाता है। जब P पॉजिटिव से जुड़ता है तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड वाइजिंग बन जाता है डायोड। फॉरवर्ड वाइजिंग मतलब कि अगर अभिनत में आ जाता है, अगर अभिनत में करंट फ्लो होती है तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये यहाँ से करंट फ्लो हुई, लोड रेजिस्टेंस जिसे हम यहाँ पे लगा के रखे, जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, वो किसके फॉर्म में, DC वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। DC वोल्टेज जैसे प्राप्त होता है तो ये हमारा आउटपुट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब डायोड फॉरवर्ड वाइजिंग में होता है तो करंट देता है। ठीक है, अब यही चीज़ ऐसा हो कि अभी हमने इसको पॉजिटिव किया था, उसका पहले वेब फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, वेब फॉर्म ऐसा होगा, ये ठीक है, AC और ये DC वोल्टेज है। ठीक है, AC और DC वोल्टेज, पहला AC का डायोड से आया, पहला करंट आया। ठीक है, आधा साइकिल जब कंप्लीट हुआ, आधा साइकिल मतलब कि जब ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तब हमें क्या हुआ, AC से क्या मिल गया, DC करंट सप्लाई हुआ, क्योंकि ये काय में आ गया, फॉरवर्ड वाइजिंग में। तो हमको कौन सा करंट मिल गया, DC करंट मिल गया। जब दूसरा हाफ साइकिल चालू होता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। तो दूसरा हाफ साइकिल में क्या होगा, दूसरे हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही ये इस टाइप से आएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे इंडक्शन के कारण, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। और आप देखेंगे जब P को हम काय से जोड़ देते हैं, जब P को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं तो कौन सी वाइजिंग हो जाती है, रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में अब देखेंगे आप करंट यहाँ से फ्लो तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई डायोड है नहीं, और जब करंट फ्लो ही नहीं होगा और रिवर्स वाइज में होगा तो करंट फ्लो होता नहीं है। तो सेकंड कंडीशन जो होती है रिवर्स वाइजिंग, जब डायोड रिवर्स वाइज होता है तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। फिर आगे भी ये साइकिल होगा क्योंकि AC तो साइन वेव के फॉर्म में वर्क करती है तो वो तो आगे बढ़ेगी, मगर हमेशा हमें फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट मिलेगा, रिवर्स वाइजिंग में करंट नहीं मिलेगा। यही प्रिंसिपल होता है, यही वर्किंग होती है किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसमें हमें फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट मिलता है, जब फॉरवर्ड वाइजिंग में डायोड होता है तभी करंट मिलता है, और रिवर्स वाइज में नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें AC के आधे चक्र में ही या हाफ साइकिल में ही क्या मिलता है, हमें DC करंट प्राप्त होता है हाफ साइकिल, और दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, और इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा जो भी समझा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें DC वोल्टेज निकालने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जो AC वोल्टेज है, जो AC वोल्टेज है
वो किस फॉर्म में होता है, साइन वेव के फॉर्म में होता है, साइन वेव के फॉर्म में। तब हम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, पी एम साइन ओमेगा टी, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ चुके, किसमें, फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट एसी का, ठीक है, एसी इनपुट वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आउटपुट निकालना है, आउटपुट किसका रहेगा, वी डी सी का। और आप देखेंगे कि इसमें यदि हम देखें कि इसका मतलब इसका तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मगर यदि डीसी का एक साइकिल देखेंगे तो यदि हम इसको लिखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम डीसी के लिए देखेंगे तो डीसी का साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा, 2 पाई पे आके कंप्लीट होगा। और एसी का एक साइकिल तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो डीसी का 2 साइकिल कहाँ पे, 2 पाई पे कंप्लीट होगा। तो हम इसको अगला इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, जब हमें मैक्सिमम डीसी वोल्टेज चाहिए या डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 से पाई इज इक्वल टू वी डी थीटा अपॉन 2 पाई। 2 पाई वो एंगल है जो हमने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 पाई को इसको लिख सकते हैं पाई से 0, 0 से पाई तक का हमको क्या लेके चलना है, लिमिट, जहाँ पे हमें कंडीशन प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं यदि एसी वोल्टेज को देखेंगे तो 0 से पाई तक में कहानी ख़त्म, इसलिए 0 से पाई तक की हमने लिमिट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, फेज एंगल होता है, फेज एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। 1/2 पाई और ये डी थीटा चल ही रहा है, वी एम साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/2 पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी को मालूम है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, पाई से 0 तक, ठीक है। 1/2 पाई, लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई माइनस वो माइनस और जो माइनस कोस 0, ठीक है। 1/2 पाई, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट। पाई 180 की वैल्यू क्या होती है, पाई 180 की वैल्यू होती है, पाई सॉरी कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको ये प्लस कर देगा। और ये कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस माइनस ये प्लस, और ये हो गया 1/2। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ से वी एम कॉमन निकाले थे हमने, ये वी एम हमारा चल रहा है साथ में, वी एम वी एम वी एम वी एम, तो इससे ये कैंसिल तो हमारा आ गया Vm/पाई आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वी डी सी मतलब डीसी वोल्टेज कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.318 वी मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो डीसी आता है वो मैक्सिमम एसी वोल्टेज से कितने गुना होता है, 0.314 टाइम्स होता है। तो ये नॉर्मल सा डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस पे दिया हुआ है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसमें क्या होता है कि जो करंट होती है हमारी, वो दोनों मतलब कि दोनों साइकिल पूरा साइकिल मतलब दोनों हाफ साइकिल में प्राप्त होती है डीसी करंट, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब कि जिसमें दोनों हाफ साइकिल पे क्या प्राप्त होती है, करंट प्राप्त होती है डीसी। देख लेते हैं कैसे चेंज होती है। तो हमने पढ़ा है ये 2 टाइप के हैं। पहला तो है फर्स्ट है
सेंटर टेप, सेंटर टेप है ना, सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। एसी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांसफार्मर की कॉइल P1 प्राइमरी और सेकेंडरी ये है, ठीक है। यहाँ पे बस कंडीशन ये होती है कि डायोड कितने लगे होते हैं, 2 PN डायोड, 2 PN डायोड लगे होते हैं और इनके बीच पे लगा होता है RL लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको लिख देते हैं D1 D2, ठीक है, और ये हो जाएगा S1 S2 और ये हमारा ट्रांसफार्मर तैयार। ये हमारा बन के रेक्टिफायर तैयार हो जाता है। कौन सा, सेंटर टेप, सेंटर से टेप्ड है, सेकेंडरी टेप्ड भी बोल सकते हैं, सेंटर टेप्ड या सेकेंडरी टेप्ड है। अब इस पर कंडीशन, इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऐसी है कि जब AC करंट सप्लाई की जाती है, AC सप्लाई है, AC सप्लाई से ये पहले पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है। तो इंडक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है नेगेटिव, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डायोड D1 का जो P सिरा है वो क्या है, नेगेटिव है। जब P सिरे को नेगेटिव से जोड़ देंगे, जब P सिरे को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो जब P सिरा नेगेटिव से जुड़ता है तो कौन सी वाइज बनती है, रिवर्स वाइज। और रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब डायोड 1 से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं सेकंड डायोड D2 में क्या होता है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल P से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये डायोड इस कंडीशन पे फॉरवर्ड कंडीशन पे है D2 डायोड। देख सकते हैं पॉजिटिव को P से जोड़े हैं तो फॉरवर्ड कंडीशन में कौन सा है, D2 डायोड। जब फॉरवर्ड वाइज होता है तो D2 डायोड से क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो इस साइकिल में हम देख सकते हैं कि जब इस टाइप की कंडीशन बनती है, P1 पॉजिटिव P2 नेगेटिव होता है, तो S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है यहाँ से तो करंट नहीं बहेगी क्योंकि D1 रिवर्स वाइज है, मगर यहाँ से करंट बहना स्टार्ट होती है। करंट यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लोड RL पे जाती है, और लोड RL से हमको क्या मिलता है यहाँ पे, आउटपुट किसके फॉर्म पे, DC के फॉर्म पे। तो यहाँ पे तो हो गया हाफ साइकिल कंप्लीट, जिसमें हमें क्या हुआ, D2 से यहाँ पे करंट हमको मिल गई, AC से क्या बन गई, DC बन गई। अब सेकंड हाफ साइकिल के लिए बनाते हैं, मगर उससे पहले हम इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो वेव फॉर्म इसका सेम वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मल अभी हमने इसके पहले देखा, ठीक है। तो ये AC का है हमारा, इस फॉर्म में बहेगी AC, ठीक है। थोड़ा सा बिगड़ गया डायग्राम, आप देख लें। तो ये AC हो गया और ये हो गया DC। तो AC का हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, आप देखेंगे D2 से हमारी कौन सी करंट फ्लो हुई, तो हम यहाँ पे देखेंगे D2 डायोड से हमारी करंट फ्लो हुई D2 से, ठीक है। D2 से हमारी करंट फ्लो हो रही कौन सी, DC करंट, ठीक है। तो ये होगा पॉजिटिव वोल्टेज, ये होगा इसका नेगेटिव, इसका ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहली कंडीशन हाफ साइकिल में डायोड D2 क्या था, फॉरवर्ड वाइज में था, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो हुई, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझें, इसी डायग्राम में समझा रहे हैं। जब ये हो जाए, P1 हो जाए नेगेटिव और P2 हो जाए पॉजिटिव, और प्रेरण के कारण या इंडक्शन के कारण क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाता है, साइन चेंज होते हैं। तो ये नेगेटिव था तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं जब इंडक्शन होता है तो साइन चेंज होता है। तो आप देखेंगे डायोड D1 का P सिरा पॉजिटिव चार्ज किस टर्मिनल से जुड़ा है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने के कारण ये किस कंडीशन में आ जाता है, फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है। फॉरवर्ड वाइज में मतलब करंट तो यहाँ फ्लो होगी। और देख सकते हैं जो डायोड D2 है, इसका P टर्मिनल कैसे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो ये काय में आ जाता है, रिवर्स वाइज में, तो यहाँ पे करंट अब फ्लो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं सेकंड जब हाफ साइकिल चालू होता है तो D1 का डायोड जो है वो फॉरवर्ड वाइजिंग में जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से इसका P सिरा या P एंड जुड़ा होता है और इससे करंट फ्लो होती है। और हाफ साइकिल में डायोड D2 का में रहता है, रिवर्स वाइज में रहता है, इसलिए इससे करंट फ्लो नहीं होती है। तो हम देख सकते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा, तो इसका जो आधा जो साइकिल है, इसका जो हाफ साइकिल कौन चलाएगा, इसका हाफ साइकिल चलाएगा
इसका हाफ साइकिल चलाएगा डायोड D1, ठीक है। तो फिर ऐसे ही आगे सीरीज चलते रहेगी, डायोड D2, डायोड D1, इससे हमको आउटपुट मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेंटर टेप्ड टाइप का जो रेक्टिफायर है वो किस टाइप का वर्क करता है। तो सबसे पहली कंडीशन में डायोड D2 फॉरवर्ड वाइज होता है तो करंट फ्लो कराता है, डायोड D1 उसी कंडीशन में रिवर्स वाइज होता है, करंट फ्लो नहीं होती। उसी कंडीशन में फिर हाफ साइकिल कंप्लीट होता है। हाफ साइकिल के बाद डायोड D1 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और फॉरवर्ड वाइज में आता है, और डायोड D2 रिवर्स वाइज में आता है। तो फॉरवर्ड वाइज में D1 का होने के कारण यहाँ से करंट फ्लो होती है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा का सेंटर टेप टाइप का रेक्टिफायर। इसके यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसके पहले वाले डायग्राम में कहीं पाई/2 लिख दिया हूँ तो आप उसको सुधार लेंगे, ठीक है। ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं दूसरा टाइप का जो हमारा बचा हुआ है। दूसरा टाइप क्या था, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर जो है उसका डायग्राम बना हुआ है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये P1 P2 किसका है, ट्रांसफार्मर का। ये AC सप्लाई हो गई। ये S1 S2 सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की। अब यहाँ पे देखेंगे आप ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर है, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है एक ब्रिज फॉर्म में की गई है। इसमें कितने डायोड लिए गए हैं, 4। इसके पहले आप देखेंगे सेंटर टेप वाले में 2 डायोड थे, मगर जो ब्रिज टाइप का है उसमें कितने डायोड लिए जाते हैं, 4 डायोड लिए जाते हैं। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, D1, इसी के सामने D2, ये हो जाएगा D3 और ये हो जाएगा D4, और उसका नाम लेते A। B साइड पे क्या लगा हुआ है, RL, जिसमें हमको आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी वर्किंग है, ध्यान से समझे बस इसको, ठीक है। क्या होता है, जब P1 को मान लेते हैं कि हमको मालूम है जो अल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट है, जो AC सप्लाई हमको दी जा रही है वो अपनी पोलरिटी, ध्रुवता अलग अलग चेंज करती है, साइन चेंज करते रहती है। तो पहले हम मान लेते हैं P1 कायम है नेगेटिव में, P2 कायम है पॉजिटिव में। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है तो यहाँ क्या होता है, इंडक्शन। इंडक्शन के कारण ये चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ, ये हो जाता है यहाँ। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इन चारों डायोड में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइज में आएगा और कौन सा डायोड रिवर्स वाइज में आएगा। तो आप देखेंगे फॉरवर्ड प्लस तरफ से करंट फ्लो होगी, आप देखेंगे यहाँ आई, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे डायोड D1, डायोड D1 का P सिरा और डायोड D2, ये करंट यहाँ से आई यहाँ पे। तो देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा कनेक्ट है, D1 हाफ साइकिल की बात चल रही है, और D2। तो हम कह सकते हैं जब इस टाइप की पोलरिटी प्राप्त होती है, जब S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर डायोड D1 और D2 काय में होते हैं, फॉरवर्ड वाइज में, क्योंकि इनके P सिरे से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है। क्या देख सकते हैं आप, इसके भी नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इसके भी नेगेटिव से, वह इनके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा P टर्मिनल, ठीक है। तो जब इधर आके इस पे कनेक्ट हो गया, इस पे कनेक्ट हो गया, तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन पे यदि हाफ साइकिल में डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड वाइज होते हैं और डायोड D1 और D2 से क्या होती है, करंट फ्लो होती है, और D3 और D4 से करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि ये इस कंडीशन में रिवर्स वाइज होते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, तो इसके लिए हम वेब फॉर्म बना लेते हैं, वेब फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले ये 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई, ठीक है। तो पहली AC, ये AC के लिए चलेगा और ये DC करंट के लिए। तो पहला तो आप देख सकते हैं AC तो फुल वेव है तो वो चलेगी। आप देखेंगे पहली कंडीशन हुई जब हाफ साइकिल हुआ, जब S1 पॉजिटिव हुआ और S2 नेगेटिव, तो यहाँ पे पहली करंट मिली ये हमें, और किससे मिली, डायोड D1 और D2 की हेल्प से, क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड वाइज थे और ये दोनों रिवर्स वाइज थे, ठीक है। अगली कंडीशन, जैसी पोलरिटी चेंज करती है कौन सी, AC करंट, तो ये बनता है पॉजिटिव और ये बनता है नेगेटिव। तो यहाँ पे S1 हो जाता है नेगेटिव और S2 हो जाता है पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में करंट किस तरफ से फ्लो होना चालू करेगी, यहाँ से, यहाँ से आएगी। तो आप देखेंगे ये डायोड D4
यहाँ से फ्लो होकर डायोड D3 को पॉजिटिव करेगी, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड D4 के P सिरे से और डायोड D3 के P सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में D3 और D4 डायोड क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे। क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज होंगे। और फॉरवर्ड वाइज होने के कारण इनमें से होके क्या बहेगी, करंट बहेगी। और जो दो डायोड बचे हुए हैं D1 और D2 ये होंगे रिवर्स वाइज, इनसे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस साइकिल में जो करंट फ्लो कराएंगे DC करंट, वो कौन से दो डायोड कराएंगे, D3 और D4, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज होंगे, अदरवाइज दोनों डायोड रिवर्स वाइज होंगे। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम है ब्रिज रेक्टिफायर का और ये डायग्राम है सेंटर टेप रेक्टिफायर का। आप देखेंगे इनके पूरे साइकिल में DC करंट कन्वर्ट हो रही है AC से DC में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AC से DC में फुल करंट कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें पूरी AC करंट DC करंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन सॉल्व किया, वैसे ही इसके लिए भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप पे, उसको देखे, उसको लेकर बैठे, उससे समझे ध्यान से, और फिर उसके बाद उससे पढ़ते रहें। ठीक है, इसको बोलेंगे AC इनपुट, और हमको मिल क्या रहा है यहाँ पे DC आउटपुट, तो लिख लेंगे इसको DC आउटपुट। ठीक है, ये मैक्सिमम कंडीशन है, ये भी मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, आगे छोटा सा डेरिवेशन उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको रेक्टिफायर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या करेंगे, हमें मालूम है सप्लाई वोल्टेज AC है, जो वेव फॉर्म है साइन थीटा के फॉर्म में, जो हमने लिखा था इसके पहले। फिर हमको क्या चाहिए, DC चाहिए, मैक्सिमम DC। तो इसके लिए हमने कंडीशन लिखी थी पाई से 0, पहले तो पाई से 0 तक V dt अपॉन, यहाँ पे चलेगा पाई, क्या चलेगा पाई, वहाँ पे 2 पाई, इसलिए कि वहाँ एक साइकिल 2 पाई में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे किस में हो रहा है, पाई पे ही हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पाई लेके चल रहा है। तो सबसे पहले तो पाई को बाहर निकाल लो। ठीक है, और V की वैल्यू रख दो VM साइन थीटा, और D थीटा भी चलेगा। अब वो यहाँ से VM को बाहर निकाल लो, पाई पाई, और अपर लिमिट मालूम है कहाँ चले, 0 से पाई तक चली, क्योंकि हमने जो साइकिल बनाया है वो इस टाइप का। तो यहाँ से 0 पाई, 0 से पाई तक। ठीक है, VM साइन थीटा D थीटा, यहाँ से VM बाहर हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा D थीटा। तो VM अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा पाई से 0 तक। ठीक है, पूरी वैल्यू लेके चलते हैं, 2 पाई वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, VM 2 पाई, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और 0 की कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोष्टक खोल देते हैं, अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई चल रहा है, सॉरी पाई, ये भी हो जाएगा प्लस, वही माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा VM अपॉन पाई इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में हमारी वैल्यू आती है VDC इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो 0.636 VM। तो ये रेशो होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमने निकाले हैं वो रेशो होता है 0.318 VM। ठीक है, तो ये दो तरीके के रेशो होते हैं जो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यूज़ होते हैं। अब हमने यहाँ पे रेक्टिफायर्स पढ़ लिए, उनके छोटे छोटे डेरिवेशंस कर लिए। अब हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ से जो AC करंट सप्लाई होता है और यहाँ जो DC मिलता है, तो ये प्योर DC नहीं होता, इसे डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनके रिपेल, इनमें क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी फॉर्म में करंट्स इनमें मौजूद रहती है। तो जो रिपेल होते हैं, तो इन रिपेल को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जितने भी फिल्टर्स हैं हमारे किसके, जितने भी फिल्टर्स हैं हमारे किसके लिए, रेक्टिफायर्स के लिए, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर दोनों टाइप के जो हैं, सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर, और उनके डेरिवेशन समझ में आए होंगे।
अच्छे से देखें वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।